सो गाइस, अब इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की, यानी ग्रुपिंग थ्योरी। आपको कुछ डिफरेंट थिंग्स दी होंगी जिनको आपको डिवाइड करना होगा ग्रुप में या डिस्ट्रीब्यूट करना होगा लोगों में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। साथ ही साथ अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें ये मालूम रहता था कि जैसे मान लीजिए 15 थिंग्स दी हैं तो उसमें से 3 सिलेक्ट करनी है, लेकिन कभी कोई ऐसे बोल दे 15 थिंग्स दी हैं और सिलेक्ट करिए और काउंट ना बताए कि कितनी करनी है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, नाम है सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसमें फिर आपको हर केस पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उन सब की बात करनी पड़ेगी। तो ये दो टॉपिक अब हम इस सेगमेंट में करने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। Distribution of different things among persons are very convenient by forming the groups. मान लीजिए आपको प्लेइंग कार्ड्स बांटने हैं 4 प्लेयर्स में, 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा कि पहले हम उनको 4 बंडल्स में कन्वर्ट कर लें, और इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग थ्योरी, यानी डिवाइड करना पहले बंडल में और फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। पहला कॉन्सेप्ट है इसमें, m+n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वन ऑफ m थिंग्स एंड अदर ऑफ n थिंग्स। मतलब एक में m और एक में n थिंग्स हैं। अगर हमें ऐसा ग्रुप बनाना है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग दीज ग्रुप होगा m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, जब m और n आपस में इक्वल नहीं है। और जब m और n आपस में इक्वल हैं तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। यहाँ पे m की जगह n डाल दीजिए, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे एक 2 फैक्टोरियल का डिवीजन और लगेगा। कारण क्या है उसका, वो समझाया जाएगा अभी आपको। अब मान लीजिए ये 2 ग्रुप्स बन गए, ये तो डिवीजन है, डिवाइडिंग दीज ग्रुप्स या फॉर्मिंग दीज ग्रुप्स। अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना बाकी है। मान लीजिए 2 बंडल हैं और 2 लोग हैं, वो 2 बंडल उन 2 लोगों को हमें देने हैं। तो ऐसा लग रहा है 2 थिंग्स एंड 2 प्लेसेस हमें परम्यूट करने हैं। तो इफ दीज ग्रुप्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 पर्सन, देन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, पहले डिवीजन हो गया और फिर पहले फॉर्मेशन हो गया और फिर 2 फैक्टोरियल से वो परम्यूट हो गए, यानी ये पूरी चीज कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का नीचे वाले के लिए दिया है, ऊपर वाले के लिए भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। ऐसे ही अगर m+n+p थिंग्स होती और सारे अनइक्वल होते, यानी नो 2 ऑफ m and p आर इक्वल, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग दीज ग्रुप्स होते m+n+p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। और अगर इनमें m n और p इक्वल हो जाते, यानी जो भी इक्वल हो जाएंगे उतने ही फैक्टोरियल का और डिवीजन लग जाएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग दीज ग्रुप, जिसमें m n p जब इक्वल है, सबको n ले लो, तो ये 3n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 बार आ रहा, इसलिए उतने ही फैक्टोरियल का और डिवीजन हो जाएगा। ये डिवीजन क्यों हो जाता है जब चीजें इक्वल हो जाती हैं, ये बात अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अगर अब इन 3 ग्रुप्स को हमें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये पूरी चीज तो रहेगी, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप तो रहेगा ही, और साथ ही साथ फिर ऐसा लग रहा है जैसे 3 लोगों को 3 प्लेसेस पे बिठाना है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब इस पूरे को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहले अप्लाई करना सीखते हैं। से 20 थिंग्स हैं, 20 डिफरेंट थिंग्स हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां भी डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए। और इसमें हमें 5 देन 8 और देन 7 के 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ वेज रहेंगे इक्वल टू 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यही 20 डिफरेंट थिंग्स को 5-5 के 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना हो, तो नंबर ऑफ वेज रहेंगे, यानी आपको ग्रुप फॉर्मेशन करने
ग्रुप फॉर्मेशन के नंबर ऑफ वेज रहेंगे 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे 4 बार। और अगर कोई चीज रिपीट हो जितनी बार, उतने ही फैक्टोरियल का और डिवाइड करते हैं। ये क्यों करते हैं अभी मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड एग्जाम्पल है, यही चीज अगर मान लो 22 डिफरेंट थिंग्स हों और आपको ग्रुप्स बनाने हैं 5 के 2, 3 के 2, टोटल हो गया 16 और एक 6 का। तो नंबर ऑफ वेज, अब आप देख रहे हैं दो ग्रुप्स के साइज सेम है, यानी इक्वल काउंट है उसमें। तो आंसर होगा 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 2 बार, 3 फैक्टोरियल भी 2 बार, और जितनी भी चीज़ों का रिपीटिशन होता है, एक बार 6 फैक्टोरियल भी लें, और जितनी भी चीज़ों का रिपीटिशन होता है उतने ही फैक्टोरियल का हमें और डिवीजन करना पड़ता है। ये अभी हमने एग्जाम्पल दिए हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स के। अभी इसमें केवल डिवाइड किया है ग्रुप्स में, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूट 20 डिफरेंट थिंग्स अमंग 4 पर्सन्स इक्वली। ध्यान दीजिए, इसके नंबर ऑफ वेज होंगे। पहले हम क्या करते हैं, सिंस ये क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में होगा, पहले आप फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स करिए। यानी पहले हम 20 डिफरेंट थिंग्स को 5-5 के 4 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करके बंडल बना के रखते हैं, यानी ये बंडलिंग हो गई। अब 4 ग्रुप्स हैं और 4 लोग हैं, यानी 1 2 3 4 प्लेसेस पे 4 डिफरेंट चीजों को रखना है या 4 बंडल्स को रखना है, तो यानी 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए डिस्ट्रीब्यूशन के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 डिफरेंट थिंग्स टू 3 पर्सन्स सच दैट दे गेट 4, 5 एंड 6 थिंग्स। पहले हमें डिवीजन करना होगा और फिर वो जो डिवाइड होकर के 3 बंडल आएंगे उन्हें 3 लोगों को देना होगा। 15 चीजों को 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये 3 ग्रुप्स में डिवीजन हो गया। और अब चूंकि 3 बंडल बन गए और 3 लोगों को देना है, तो इनटू 3 फैक्टोरियल कर दें। यही नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इन दो बातों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब आपके पास m+n डिफरेंट थिंग्स थी और आपने उन्हें m और n थिंग्स के ग्रुप में डिवाइड करना था, तो क्लेम ये है कि नंबर ऑफ वेज आप इस तरह से देख सकते हैं कि m+n थिंग्स में से आप m थिंग्स सेलेक्ट कर लें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बचेंगी n थिंग्स, यानी अपने आप दो ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका आंसर आया था m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। लेट्स गो इनटू डिटेल। मान लो आपके पास 5 लेटर हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपके पास 5 लेटर्स हैं ABCDE और आपको उसको 2 और 3 के ग्रुप में डिवाइड करना। तो मैं इसमें से क्या करता हूं, 5 में से 2 चीजें सिलेक्ट कर लेता हूं। 5C2 यानी कि 10 होता है, तो यानी 10 वेज आने चाहिए। तो मैं 2 चीजें सिलेक्ट करके दिखाता हूं आपको, AB, AC, AD, AE, ये A के हो गए। फिर BC, BD, BE, ये B के हो गए। देन CD, CE, ये C के हो गए। और फिर DE। लेकिन जब आप AB सिलेक्ट कर लिया, 2 लेटर्स आपने सिलेक्ट कर लिए, तो उस केस में CDE बचा। AC में BDE,
यानी एक ग्रुप जब आपने बना लिया तो दूसरा ग्रुप अपने आप फॉर्म हो गया, और इधर बचेगा BC तो ADE, देन BD तो ACE, BE तो ACD, सिमिलरली CD तो ABE, CE तो ABD, DE तो यानी ABC। ये अपने आप 10 ग्रुप फॉर्म हो गए, मतलब आपने 10 वेज आ गए फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की। अब जब n+n थिंग्स होती हैं तो फिर नंबर ऑफ वेज क्लेम है कि वो डायरेक्टली 2n/cn नहीं लिख सकते आप, उसमें एक 1/2 फैक्टोरियल और आ जाता है, यानी कि 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हम ऐसा बोल सकते हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल, ये क्लेम है। फिर एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए कि 2 फैक्टोरियल क्यों आ गया। मान लीजिए आपके पास 4 लेटर्स हैं और आपको दो दो के 2 ग्रुप्स बनाने, यानी इस बार ये काउंट में बराबर है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी नीचे 3 बार 2 फैक्टोरियल आना चाहिए। अब आप ग्रुप फॉर्म करो, ABACAD, देन BCBD और BE, सॉरी BCD, क्योंकि यहां E तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 6 ग्रुप फॉर्म हुए। 6 ग्रुप का मतलब हमारा आंसर क्लेम था कि 4C2 नहीं आना चाहिए, बल्कि एक 2 फैक्टोरियल अपॉन में और आ जाना चाहिए। अब देखते हैं और गहराई में उतरते हैं कि AB जब एक ग्रुप बना तो दूसरा ग्रुप CD बना होगा, AC के बगल में BD आएगा, AD के साथ BC आएगा, BC के साथ AD, BD के साथ AC और CD के साथ AB। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपने AB सिलेक्ट किया था तो यहां CD बचा था, यानी 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप में AB आ गया, एक ग्रुप में CD आ गया। और जब आपने CD सिलेक्ट किया तो यहां AB बचा, तो ये ग्रुप फॉर्मेशन तो सेम हो गया ना, यानी कि आंसर डबल आ रहा है। फिर यही काम ACBD BDAC के साथ हुआ, और फिर ADBC BCAD, यानी हर चीज 2 बार काउंट कर गए आप। हुआ क्यों ऐसा, और 2 बार काउंट करके इसलिए उसको हाफ करना पड़ेगा, एक्चुअली 2 बार नहीं 2 फैक्टोरियल टाइम्स आ जाता है, यानी जब आप इसमें 2 के 3 ग्रुप करते तो ये 6 गुना आंसर आ जाता। तो वो आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दें क्या हो रहा है, जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप जो रिजेक्ट हो रहा होता है उस पर फोकस नहीं करते, वो हम छुपा लेते हैं, तो हमारा AB और CD ये 2 अलग अलग चीजें काउंट होती हैं। लेकिन जब आप फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप करते हैं तो जो सिलेक्ट हुआ और जो रिजेक्ट हुआ वो 2 ग्रुप्स बने ना, मतलब यहां रिजेक्ट कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो ग्रुप्स बन रहे हैं, तो AB इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज CD, और यहाँ CD AB तो फिर एक ही बात हो गई ना ये। और अगर ऐसा 3 बार होता तो यानी वो 6 गुना इसलिए आंसर आता क्योंकि ABCD मान लो यहाँ होता EF, तो वो 3 ग्रुप्स 3 प्लेसेस में कितनी तरह से परम्यूट करेंगे, 3 फैक्टोरियल से, इसलिए उस समय फिर वहां 3 फैक्टोरियल का डिवाइड होता। तो ये याद रखें, जिन ग्रुप्स का साइज सेम होता है, जैसे यहाँ 2 के 2 ग्रुप्स बनाने थे तो ये पावर में 2 आया, जो चीज ये पावर में आएगी उतने ही फैक्टोरियल का डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 52 प्लेइंग कार्ड्स टू दी 4 प्लेयर्स इक्वली। 52 प्लेइंग कार्ड्स को 4 लोगों को इक्वली देना है, तो हर एक को 13 कार्ड्स मिलेंगे। तो पहले हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप करते हैं, सिंस 13 फैक्टोरियल 4 बार आ रहा है होल पावर 4, और इसीलिए 4 फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया डिवीजन ऑफ ग्रुप्स। और अब ऐसा है जैसे 4 बंडल्स हैं, सिंस प्लेइंग कार्ड सारे अलग अलग होते हैं तो बंडल्स अलग अलग हैं, 4 बंडल
4 पर्सन्स को देने हैं तो देयर वुड बी 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज। और ये हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि पहले हमने बंडलिंग की और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी थिंग्स आर डन इन सक्सेशन। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है इन हाउ मेनी वेज कैन वी मेक 5 बंडल फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। तो अगर 8 बुक्स हैं, डिफरेंट हैं, और 5 बंडल बनाने हैं। अब बंडल का मतलब होता है कि भाई कम से कम एक बुक तो होगी एक बंडल में। तो पहले हमने एक 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 सबको दे दिया। अब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यानी देयर कैन बी मोर देन वन केस। तो पहले हम सारे जितना एक 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 दे दिया, बचा 3, तो वो किसी एक को ही दे दिया। तो 4 1 1 1 और ये 1। एक बंडलिंग का तरीका ये हो गया। अब इसमें से एक कम कर देते हैं, वो किसी और को दे देते। 3 2 1 1 और 1। एक बंडलिंग का तरीका ये हो गया। अब अगर इस 3 में से इसको दे दिया तो वो 2 3, तो यही बात आ जाएगी। एक और हो सकता है 2 2 2 और 1 1। तो 3 केस हो गए। इन 3 केसेस को हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके से हम इनके 5 बंडल्स बना सकते हैं। तो पहले वाले केस का जो आंसर हुआ वो हुआ 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल सिंस 4 बार आ रहा है इसलिए एक 4 फैक्टोरियल। और हमसे यहाँ डिवीजन इनटू ग्रुप्स पूछा गया, यानी कि हमें बस बंडल बनाने, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ये पहले वाले का आंसर था। दूसरे वाले का आंसर कुछ इस तरह का होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब, और सिंस ये होल क्यूब है इसलिए 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर हम बात करें तीसरे वाले की, तीसरे केस की, तो तीसरे केस का आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 बार और 1 फैक्टोरियल 2 बार इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये किस वजह से आया? ये पावर में जो लिखा हुआ है, जो रिपीट हो रहे हैं ग्रुप्स। और अब इन तीनों का एडिशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी केस नंबर 1 था ये, केस नंबर 2 था। ईदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन और दिस विल हैपन। सिंस और लगा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो इसका मतलब एड देम टू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 डिफरेंट मार्बल्स। मार्बल्स मतलब वो कंचे आते हैं ना। 12 different marbles can be divided into 4 groups such that 2 groups have at least 2 marbles, यानी कम से कम 2 जरूर हो, और दूसरे ग्रुप के पास, बाकी 2 ग्रुप्स के पास एटलीस्ट 3 मार्बल्स हो। तो आप सोचिए इसमें भी केसेस बनेंगे 3 3 3 3, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। फिर एक 3 से 4 3 3 2, अभी भी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। फिर हो सकता है 4 4 2 2, और अभी भी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। एक और हो सकता है 5 3 2 2। तो ये 4 केस बन रहे हैं। और एक्सप्लोर करते हैं कि और केस बन सकते हैं। नहीं भाई, मिनिमम 2 ग्रुप्स के पास 2 2 होना ही चाहिए। तो जब ये मिनिमम 2 2 है तो 5 3 और 4 4 ही हो सकता है, क्योंकि दूसरे ग्रुप के पास मिनिमम 3 भी होना चाहिए। और अगर यहाँ पे देखें तो ये 4 3 का ग्रुप है, 3 2 का ग्रुप है, मिनिमम 3 और ये मिनिमम 2 वाली कंडीशन पूरी हो रही है। तो अब हमें इस ग्रुपिंग को करना है। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 बार इंटू 4 फैक्टोरियल। ये केस नंबर 1 हो गया। और अगर केस नंबर, अच्छा हमें डिवीजन ही करना है केवल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, यानी बंडल बना के रखना। अब इसको आगे आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना।
दूसरा जो केस होगा वो होगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एक बार, 3 फैक्टोरियल दो बार, 2 फैक्टोरियल एक बार, और इसलिए एक 2 फैक्टोरियल और आएगा क्योंकि पावर में 2 है। तीसरा केस यानी 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल दो बार, 2 फैक्टोरियल दो बार, और जो पावर हैं उनके फैक्टोरियल फिर से आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। और चौथा केस जिसको हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, सिंस दो बार आ रहा है इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और। इन्हें ऐड करके आंसर निकाला जा सकता है, यानी डिवीजन इनटू ग्रुप्स। अब पीछे कहीं आपको होमवर्क में मैंने ऑन टू फंक्शंस दिया हुआ है, थोड़ा सा आइडिया मैं ही दे देता हूं इस क्वेश्चन में। देखिए यहां पे जब सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं तो उन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ 6 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ केवल 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट ए है, ये सेट बी है। इस सेट के एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट्स से ऐसे कनेक्ट करें, तो फंक्शन की डेफिनेशन है कि यहां से एक एलिमेंट अगर किसी से कनेक्ट हो गया तो वही एलिमेंट किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी ये यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। पहली बात फंक्शन की डेफिनेशन। और ऑन टू का मतलब है कि यहां कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। फिर से देखते हैं कि यहां कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो हमें 6 लोगों को, एक तरह से क्वेश्चन हो गया, हमें 6 चीजों को 5 लोगों में बांटना। अगर 6 थिंग्स को हमें 5 पर्सन्स में बांटना है तो किसी को डबल मिलेगी 2, बाकी सबको एक एक मिलेगी। तो नंबर ऑफ वेज हो गए डिस्ट्रीब्यूशन के 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल कितनी बार लेना, 4 बार, इंटू 4 फैक्टोरियल। और अब ये जब ग्रुप बन गए, 5 बंडल बन गए, वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया यहाँ 6 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आ गया, यहाँ से काट देते हैं, 4 फैक्टोरियल पूरा पूरा कट जाएगा, ये 5 बचा, तो 720 इंटू 5 अपॉन 2, फाइनल आंसर आ रहा है 2 काट दो 360 आ रहा है, 360 यानी 1800। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे 1800। यहां मैं एक बात और ऐड कर दूं कि जैसे ऑन टू फंक्शन के लिए बी में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। फंक्शन होने की 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो मैंने ये बताया कि यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, और ए में भी कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबका कनेक्शन हो ही जाना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी तक जब आप क्वेश्चंस करते थे तो आपको ये पता होता था कि n में से कितनी चीजें सिलेक्ट करनी, लेकिन अब यहां पे अगर चॉइस हो कि आप कितनी भी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पहला है सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स, तो यानी आप 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरी की पूरी n भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें एक रिजल्ट मालूम है, n में से 0 थिंग सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं NC0। ऐसे ही 1 थिंग सिलेक्ट करने के लिए NC1, 2 के लिए NC2 और पूरे के पूरे n सिलेक्ट करनी है तो NCn वेज होंगे। NC0 से लेके NCn तक का एडिशन बाइनोमियल में एक रिजल्ट होता है, ये होता है 2 की पावर n। बट ये मान के चल रहा हूं कि बाइनोमियल का ये रिजल्ट आपको नहीं पता, तो हम इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने ये n थिंग्स 1 2 3 एक रो में लगा के रख दी। अब पहली थिंग के लिए आपके पास चॉइस है
कि या तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी देयर आर टू चॉइसेस। सेकेंड के लिए भी टू चॉइसेस और nth के लिए भी टू चॉइसेस, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 n टाइम्स। और ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक थिंग्स के बारे में आपको या तो सिलेक्ट या रिजेक्ट करना यानी सोचना ही पड़ेगा, यानी दे आर कनेक्टेड विद द स्टेटमेंट एंड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 2 की पावर n। अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, 0 और मोर की जगह अगर 1 और मोर कर दें यानी कि एटलीस्ट 1 कर दें, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। इफ यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स, तो इसमें से ये NC0 हट जाएगा, यानी वो 0 वाली चॉइस हट जाएगी। अब कम से कम एक तो आपको सिलेक्ट करना ही है, तो NC1 से लेके NCN तक का जो समेशन है वो होगा 2 की पावर n माइनस 1, यानी 0 वाला केस हट जाएगा। ये अभी तक हम बात कर रहे हैं डिफरेंट थिंग्स के लिए। अब मान लीजिए आपके पास ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं जिसमें आइडेंटिकल थिंग्स भी हैं, यानी you have to select 0 or more objects now from p plus q plus r things in which p alike of first kind, alike मतलब identical, q alike of second kind and r alike of third kind। तो अगर आपके पास, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ p थिंग्स का एक बंडल रखा है, q थिंग्स का बंडल रखा है, r थिंग्स का बंडल रखा है। आप पहले बंडल के पास आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? या तो आप एक सिलेक्ट करोगे या दो सिलेक्ट करोगे या पूरी की पूरी पी सिलेक्ट कर लो। आइडेंटिकल थिंग्स में NCR वाला फॉर्मूला नहीं लगता। आइडेंटिकल थिंग्स में ये वाली सिलेक्ट की या वो वाली सिलेक्ट की, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास से मान लो P थिंग्स ऑफ वन काइंड हैं, तो जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हो दे आर नोन बाय देयर काउंट। तो यानी अगर आप 0 सिलेक्ट करते हो, ये एक तरीका हो गया, 1 सिलेक्ट करते हो तो ये दूसरा तरीका हो गया, और अगर आप 2 थिंग्स सिलेक्ट करते हो तो कौन सी 2 सिलेक्ट करो ये मैटर ही नहीं करता, ये तीसरा तरीका हो गया। और अगर आप पूरी की पूरी P सिलेक्ट कर लेते हो तो ये P प्लस 1th वे हो गया, यानी 0 से लेके P तक P प्लस 1 नंबर होते हैं, तो इसमें P प्लस 1 वेज हो गए। ऐसे ही सेकेंड बंडल के पास भी Q प्लस 1 वेज हो गए, और तीसरे वाले के पास भी R प्लस 1 वे हो गए। मैं एक बार फिर एम्फसाइज करके बोल रहा हूं कि जब आइडेंटिकल यानी अलाइक थिंग्स होती हैं तो उनमें जो सिलेक्शन है दे आर नोन बाय देयर काउंट, यानी कि उसमें कौन सी वाली थिंग सिलेक्ट होके आई है। से अगर हमारे पास P आइडेंटिकल मैंगोज हैं तो आपको 2 मैंगो सिलेक्ट करने के लिए PC2 नहीं लगाना, 2 मैंगो सिलेक्ट करने का बस एक ही तरीका होगा, कोई से भी 2 उठा लो, क्योंकि ये वाला उठाया या वो वाला उठाया मैटर ही नहीं करता, सब एक जैसे हैं। इसी में अगर हम 0 और मोर की जगह एटलीस्ट 1 कर दें सेम प्रॉब्लम में, तो फिर वो 0 वाला केस हट जाएगा, यानी इसमें भी आंसर P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी में एक मिक्स्ड केस ले लें, यानी you have to select 0 or more objects from P plus Q plus n things in which P alike of first kind, Q alike of second kind and n different things। मतलब क्या है कि पहले एक P का बंडल रखा हुआ है अलाइक Q का, और फिर n थिंग्स 1 2 3 ऐसे मैं लाइन से रख देता हूं। तो आप ये बताइए कि पहले बंडल के पास आप पहुंचे, सिलेक्शन की क्या चॉइसेस हैं? ऑब्वियसली 0 से लेके P तक क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो दे आर नोन बाय देयर काउंट, तो 0 से आप P तक कुछ भी ले सकते हैं, तो P प्लस 1 चॉइसेस। सेकेंड के लिए Q प्लस 1 चॉइसेस, और फिर सबके लिए 2 चॉइसेस क्योंकि दे आर डिफरेंट थिंग्स, तो यानी P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू 2 की पावर n आ जाएगा। और इसी में अगर एटलीस्ट 1 इन दी अबव केस कर दें, यानी कि 0 वाला केस हटा दें, 0 का तो एक ही केस होता है कि भाई आप चुपचाप निकल गए, आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं की, तो यानी P प्लस 1 Q प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आउट ऑफ 2 बनानास 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स कैन बी मेड
इफ ईच सिलेक्शन हैज एटलीस्ट वन फ्रूट, एटलीस्ट टू फ्रूट्स, वन फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज। लिखा फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर ऑल अलाइक, यानी अगर मैं पहले बात करूं कि 2 बनानास, शॉर्ट में लिख देता हूं 2 बनानास, 3 मैंगोज, 4 एप्पल्स, तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया जिसमें बनानास जो हैं वो सेम है, मैंगोज सेम कैटेगरी के हैं और एप्पल्स तीसरी कैटेगरी के हैं। तो वो PQR वाला फॉर्मूला लग गया। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, फॉर्मूला याद करें, P+1 Q+1 R+1 -1 फॉर एटलीस्ट 1 फ्रूट्स। तो आंसर आ जाएगा 3 × 4 × 5 -1, दैट मीन्स 12 × 5 60, तो ये 59 आ गया आंसर। अगर इसी में सेकंड पार्ट की बात करें, एटलीस्ट 2 फ्रूट्स, अब इसमें कुछ आपको जानना चाहिए, क्या कि एटलीस्ट 1 का क्या मतलब होता है। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है या तो एक या एक से ज्यादा, तो एग्जैक्टली 1, और एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो उसको हम एटलीस्ट 2 लिख सकते हैं। तो अगर कभी एटलीस्ट 2 निकालने की बात आए तो वी कैन ऑलवेज राइट एटलीस्ट 2 इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 माइनस एग्जैक्टली 1। तो अब एटलीस्ट 1 का आपने आंसर निकाला ही था 59, और एग्जैक्टली 1 फ्रूट चूज करने के क्या तरीके होंगे, ओनली 3, इधर बनाना और मैंगो और एप्पल, क्योंकि बनाना में पहला वाला लिया या दूसरा वाला लिया मैटर ही नहीं करता, तो 3 वेज होंगे। तो इसका आंसर आ गया 56। थर्ड वाले में अलग ही बात है, 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज। सोचिए यहां 2 बनानाज रखे हैं, आपको इनमें से एक लेना ही है, यानी मैंगोज में से भी कम से कम एक लेना ही है और एप्पल्स में से भी कम से कम एक लेना ही है। जब आप ये P+1 लिखते थे उसका कारण ये था, ये +1 उस बात को दिखाता था कि आप 0 फ्रूट भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब नंबर ऑफ वेज होंगे बनाना सिलेक्ट करने के, ओनली 2, इधर 1 बनाना और 2 बनाना। मैंगो सिलेक्ट करने के या तो 1 मैंगो सिलेक्ट करो या 2 मैंगो सिलेक्ट करो या 3 मैंगो सिलेक्ट करो, 3 वेज। और 4 एप्पल सिलेक्ट करने के या तो 1 या 2 या 3 एप्पल या चारों एप्पल, तो इसके 4 वेज। वो 0 वाली कहानी सबसे हट गई, तो 6 × 4 देयर आर 24 वेज, यही आंसर है। इसमें आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एटलीस्ट 2 निकाला है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 के लिए ट्राई कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 50 रुपी नोट और 5 10 रुपी क्वाइंस हैं हमारे पास, और उसमें से हमें कोई सम ऑफ मनी ड्रॉ करनी है। तो ये नहीं पता कितनी ड्रॉ करनी है, तो आप ऐसे मान लें 500 रुपी नोट यानी कि ये एक है, फिर 200 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, ये 4 करेंसी नोट्स हैं, यानी 4 डिफरेंट थिंग्स। एंड साथ ही साथ 5 10 रुपी क्वाइन है, 5 अदर मतलब अदर देन दिस आइडेंटिकल थिंग्स। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं कि हम कितनी तरह से मनी फेच कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर। तो एक तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको P+Q+N बताया था, नंबर ऑफ वेज इसमें होंगे, सिंस 4 डिफरेंट थिंग है
भाई 500 रुपी नोट या तो आप लोगे या नहीं लोगे, 200 रुपी नोट लोगे या नहीं लोगे, ऐसा 4 बार करोगे तो 2 की पावर 4 तो ये आ गया। और सिंस 5 अदर आइडेंटिकल थिंग्स यानी 10 रुपी क्वाइन, क्वाइन में ये वाला क्वाइन था या वो वाला क्वाइन आइडेंटिकल ही माना जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्वाइन लिया या वो क्वाइन लिया, तो इसलिए इसमें यहाँ 5+1 करेंगे। तो ये आपको ड्रॉ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू ड्रॉ ए सम ऑफ मनी। आपको यहाँ -1 भी करना पड़ेगा, कारण ये कि हमें कुछ ना कुछ मनी ड्रॉ करनी है, यानी 0 मनी ड्रॉ नहीं करनी। यानी टोटल वेज हो गए 16 × 6 - 1। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू ड्रॉ ए सम ऑफ मनी, यानी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से ही पता लग रहा है कि हमें यहाँ -1 करना है। तो 16 × 6 96 - 1, तो टोटल 95 वेज आर देयर। थर्ड क्वेश्चन में, out of 5 mathematics, 2 physics and 5 chemistry books, all books are different, how many different selection can be made so that each selection consists of exactly 1 book on each subject? That means कि हर सिलेक्शन में ठीक एक ही बुक हो। तो पहला आंसर हो जाएगा 5C1 × 2C1 × 5C2, that means 5C1, that means 10 × 5, 5 × 2 10, 50 आंसर आ गया। और सेकंड वाले की अगर बात करें, एटलीस्ट 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट का मतलब है कि 5C1 भी हो सकती हैं। जैसे मैथ्स की बात करूं, 5C1 + 5C2, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 2 की पावर 5 - 1 इंटू सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 - 1, और थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा फिर से 2 की पावर 5 - 1, तो ये होता है 31 × 3 × 31। सो 31 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये आ जाएगा अराउंड 961 × 3, और फाइनली 6 × 3 18 और 28, 2883 वेज। थर्ड वाले का आंसर है एटलीस्ट 1 बुक, तो भाई टोटल बुक्स हैं 12, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 12 - 1। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इसके साथ में खुद वर्क नहीं किया, केवल ऐसे मूवी की तरह ये वीडियो देख लिया, तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको इसके साथ वर्क करना होगा। जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसका डिस्कशन आपको तभी सुनना चाहिए जब आपने वो खुद अटेम्प्ट किए हो। आज भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, नेक्स्ट टर्न पे मैं इसको डिस्कस करूंगा शुरू में, और फिर आगे की थ्योरी पे बात हम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, ताकि जब इसका डिस्कशन हो रहा हो तो आपको पिन पॉइंट मालूम हो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई थी, या फिर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए। चलिए, विद दिस वर्ड आई एंड दिस क्लास हियर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।